अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, पेश खिदमत है किस्सा 5 भाइयों का 5वां हिस्सा। तीनों भाइयों ने यह मंजर देखा तो वो लड़कों की मदद को दौड़े और उस जगह पहुंचे जहां लड़ाई चल रही थी। जैसे ही उन आदमियों ने उन लड़कों को अपनी तरफ आते हुए देखा, एक आदमी ने चिल्लाकर कहा, खबरदार आगे मत बढ़ना वरना हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तब कलाम ने आगे बढ़कर एक लंबी जुस्त लगाई और आगाह करने वाले को अपने साथ लेता हुआ जमीन पर गिर पड़ा और इससे पहले कि वो संभल पाता, एक जबरदस्त मुक्का उसकी दाहिनी कनपटी पर मारा और दूसरा हाथ उसके जबड़े पर मारा। शरीफ ने अपनी लंबी टांगों से एक आदमी पर वार किया। उसने उसे मारने के लिए हाथ घुमाया। शरीफ निहायत तेजी से नीचे बैठ गया। उसका हाथ हवा में घूम गया। बस उसी लम्हा शरीफ ने एक जोरदार किक उसकी टांग पर मारी। उसका तवाजुन बिगड़ गया। वो जमीन से उछला और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ा। शरीफ उसकी पीठ पर सवार हो गया और घूंसों की बौछार कर दी। खलील ने भी एक आदमी को ललकारा। उस आदमी ने खलील की तरफ एक छलांग लगाई। खलील अपनी जगह से हट गया। वो आदमी अपनी झोंक में जमीन पर गिर पड़ा। खलील ने उसकी पुश्त पर लात जमाई और हटकर खड़ा हो गया। उस आदमी को बहुत गुस्सा आया। खलील उसे देखकर हंसने लगा। वो तेजी से आगे बढ़ा। उसे आगे बढ़ता देखकर खलील एक ऊंची पहाड़ी की तरफ भागने लगा। उसे पकड़ने के लिए वो तेजी से उसके पीछे दौड़ा। जैसे ही वो आदमी खलील के करीब पहुंचा, उसने तेजी से अपने आप को जमीन पर गिरा लिया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, खलील ने उसकी दोनों टांगें अपने हाथों से पकड़कर जोर से खींची। वो अपना तवाजुन बरकरार न रख सका और जमीन पर गिर पड़ा और ढलवान जमीन पर लुढ़कने लगा। खलील ने जल्दी से उठकर एक जोरदार लात उसकी कमर पे लगाई। वो और तेजी से जमीन पर लुढ़कने लगा। दोनों नौजवानों ने दूसरे 2 आदमियों पर धावा बोल दिया। बेतहाशा पिटाई की। 5 आदमियों ने अपनी ये दुर्गत बनते देखी तो वो भागने लगे। खलील ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और भागते हुए आदमी का निशाना लेकर मार दिया। जैसे ही उसने पत्थर मारा, उस आदमी ने एक लम्हे के लिए मुड़कर उनकी तरफ देखा। बस पत्थर जाकर उसकी नाक पर लगा। नाक से खून बहने लगा। वो एक चक्कर खाया और जमीन पर गिर पड़ा। उसके साथियों ने उसे जमीन पर गिरते देखा तो इधर से सबने हाथों में पत्थर उठा लिए और अपनी पूरी कुव्वत से उनकी तरफ फेंक दिए। उन्होंने पत्थर अपनी तरफ आते देखे तो फिर वहां से भागे। उनका एक साथी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा था। जब वो काफी दूर चले गए तो ये बेहोश आदमी की तरफ बढ़े, लेकिन अभी ये वहां पहुंचने भी ना पाए थे कि अचानक वहां गिद्धों का एक गोल उड़ता हुआ आया और बेहोश आदमी के ऊपर मंडराने लगा। गिद्धों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्हें खौफ महसूस हुआ। वो गिद्धों से अपने आप को बचाने के लिए चट्टानों की तरफ भागे। दोनों नौजवानों ने इस आफत को देखा तो वो उस तरफ दौड़े जिधर उनके घोड़े थे। जल्दी से वो घोड़ों पर सवार हुए और नजरों से ओझल हो गए। तीनों भाई भी छुपते छुपाते वहां से निकले और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। तेजी से चलते हुए शाम होने से पहले उस गांव में पहुंच गए जहां उन्होंने जावेद को छोड़ा था। तौकीर के झोंपड़े के सामने पहुंचने पर उन्होंने तौकीर और जावेद को बढ़ई का काम करते हुए पाया। जैसे ही जावेद की नजर उन पर पड़ी, वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और दौड़कर उनकी तरफ गया। उन्हें देखकर उसे बहुत खुशी हुई। तीनों भाई करीब आए, तौकीर को सलाम करके झोंपड़े में दाखिल हुए। झोंपड़े में जब आराम से बैठ गए तो तौकीर ने पूछा, क्या बात है, नहीम नजर नहीं आ रहा है? ये सुनकर तीनों भाइयों की नजरें झुक गईं और चेहरे लटक गए। जावेद ने पूछा, भाई नईम को क्या हुआ, कहाँ रह गया वो? तौकीर ने कहा, हाँ बोलो, कहाँ गया नईम? तब कलाम ने कहा, जंगल में एक शेर ने हम पर हमला किया और नईम हमसे बिछड़ गया। हमने उसे जंगल में बहुत तलाश किया लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिला। ये कहकर कलाम खामोश हो गया। उसकी आंखें डबडबा गईं। तौकीर ने कहा, खैर घबराने की जरूरत नहीं, कल फिर हम उसे जंगल में ढूंढेंगे। मुझे यकीन है वो जरूर हमें मिल जाएगा। अच्छा चलो मुंह हाथ धो लो और खाना खा लो। सबने कुएं पर जाकर मुंह हाथ धोए और झोंपड़े में आकर चटाई पर बैठ गए। खाना खा लेने के बाद तौकीर ने पूछा, और सलमान चचा के घर वालों का कुछ पता चला? हाँ पता तो चला, कलाम ने कहा, लेकिन हमारे पहुंचने से एक दिन पहले डाकू वहां पहुंचे। उन्होंने सलमान चचा के घर को आग लगा दी और उनके बीवी बच्चों को अपने साथ लेकर चले गए और ये कहकर गए कि जब तक सलमान अपने आप को उनके हवाले नहीं करेगा वो उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तौकीर ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। अब किस तरह सलमान चचा को छुड़ाएंगे और किस तरह डाकुओं से उनके बीवी बच्चों को रिहाई दिलाएंगे? मुसीबतों से बच्चे घबरा गए। अब उन्हें कोई रास्ता नजर न आता था। परेशानियों से वो रंजीदा हो गए। खलील की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे नईम की याद सता रही थी। तौकीर ने कहा, देखो दोस्तों,
इस तरह अगर तुम हिम्मत हार बैठोगे तो हम कामयाब नहीं हो सकेंगे। पहले अपने दिल मजबूत करो, फिर सोचो कि अब हमें क्या करना है। कलाम ने कहा, भाई साहब, सबसे पहले हमें नईम की तलाश करनी है। हाँ, ये हुई काम की बात। तौकीर ने कहा, अच्छा चलो अब आप लोग सो जाओ, कल सुबह सोचेंगे कि हम किस तरह उसे तलाश कर पाएंगे। दूसरे दिन सुबह उठकर वो जंगल की तरफ रवाना हुए। जंगली जानवरों से हिफाजत के लिए उन्होंने हथियार भी अपने पास रख लिए थे। चलते चलते वो उसी मकाम पर पहुंचे जहां शेर ने उन पर हमला किया था। वहां से वो उस तरफ आगे बढ़े जिधर नईम भागा था। उसी तरफ उन्होंने झाड़ियों में तलाश किया, लेकिन ना तो उन्हें कहीं नईम नजर आया और ना ही उसके कपड़े वगैरह मिले, जिससे अंदाजा होता कि शेर ने उसे खा लिया है। 2 घंटे तक वो उसे ढूंढते रहे, लेकिन वो नहीं मिला। मायूस होकर वो लौटना ही चाहते थे कि दूर से उन्हें 2 आदमी आते हुए नजर आए। दोनों के हाथों में भाले थे। वो उसी तरफ आ रहे थे जहां ये लोग खड़े हुए थे। तीनों भाई और तौकीर की नजरें उन्हीं पर गड़ी हुई थीं। जब वो जरा करीब आए तो कलाम खुशी से चिल्ला उठा, नईम! अरे वो अपना नईम है। सबने गौर से देखा और पहचान गए, वो नईम ही था। उसने भी अपने भाइयों को पहचान लिया और बेतहाशा उनकी तरफ दौड़ा। अपने भाइयों के करीब पहुंचकर उनसे लिपट गया। खुशी से तमाम भाइयों की आंखें भीग गईं। तौकीर ने कहा, नईम, हम तुम्हें ही तलाश करने जंगल में आए थे। अच्छा हुआ तुम मिल गए। थोड़ी देर में वो शख्स भी उनके करीब आ गया जो नईम के साथ आया था। नईम ने उन्हें बताया, इसका नाम कमर अली है, पेशे से लोहार है। दलदल में मैंने इसकी जान बचाई और फिर ये मुझे अपने साथ अपने झोंपड़े में ले गए थे, क्योंकि मेरे पैर में बहुत गहरी चोट लग गई थी। वहाँ हफ्ता भर मेरा इलाज हुआ, तब कहीं मैं चलने फिरने के काबिल हुआ। आज तौकीर भाई के घर जाने के इरादे से मैं कमर अली के साथ निकला था। खुदा का शुक्र है कि यहीं पर आप लोगों से मुलाकात हो गई। तमाम भाइयों ने कमर अली का शुक्रिया अदा किया। फिर कमर अली को साथ लेकर तौकीर के घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में नईम ने शेर के हमले और खाई में गिरने की तमाम बातें तफसील से उन्हें बता दी। फिर कलाम ने सोनापुर जाने और डाकुओं के जरिए सलमान चचा के बीवी बच्चों के अगवा किए जाने की बातें नईम को बताईं। नईम को भी ये जानकर बहुत दुख हुआ कि उनकी वजह से सलमान चचा और उनके रिश्तेदारों पर ये मुसीबतें टूटी। इस तरह बातें करते करते वो लोग गांव पहुंच गए और तौकीर के झोंपड़े में बैठकर सब सोचने लगे कि किस तरह सलमान चचा को छुड़ाया जाए और किस तरह डाकुओं की कैद से सलमान चचा के बीवी बच्चों को रिहा करवाया जाए और किस तरीके से 5 भाइयों का मकान जमींदार से वापस लिया जाए। इन तीनों कामों के लिए पैसों की जरूरत थी और पैसे उनके पास नहीं थे। कमर अली को भी उन्होंने तमाम हालात तफसील से बता दिए। उनकी परेशानियों की दास्तान सुनकर वो भी फिक्रमंद हो गया। नईम ने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो भी 5 भाइयों का हमदर्द बन गया। खलील ने कहा, भाईजान, हम सब मिलकर रात दिन मेहनत करेंगे और सबसे पहले सलमान चचा को छुड़ाएंगे। तौकीर ने कहा, भाई, अगर हम 5 साल तक भी मुसलसल मेहनत करते रहे तो हमारे पास इतने पैसे भी जमा न होंगे कि सलमान चचा को छुड़ा सके। ये बात सुनकर खलील का मुंह लटक गया। तब शरीफ ने कहा, हम चलकर कहीं डाका डालेंगे और इस तरह हमारे पास बहुत पैसा आ जाएगा। कलाम ने कहा, नहीं, ये तरीका मुनासिब नहीं है। हम अपनी खुशियां पाने के लिए दूसरों को बर्बाद नहीं कर सकते। ये गैर इंसानी तरीका है। मुझे हैरत है शरीफ कि तुम्हारे दिल में ये बात कैसे आई। क्या करें भैया, जब हमारे अपने मकान पर दूसरे काबिज हो सकते हैं तो हम अपनी ही चीजें हासिल करने के लिए ये क्यों नहीं कर सकते। नईम ने कहा, नहीं, तुम्हारी तजवीज से कोई इत्तेफाक नहीं करेगा। ये काम बहुत खतरनाक है। हमें तो ये सोचना है कि सलमान चचा को बादशाह की कैद से कैसे रिहाई दिलाई जाए। तौकीर ने कहा, हाँ, ये काम बहुत जरूरी है। अगर सलमान चचा जल्द डाकुओं के पास नहीं पहुँचे तो वो उनकी बीवी बच्चों को कत्ल कर डालेंगे। हाँ, ये बात तो है। तब कलाम ने कुछ सोचते हुए कहा, कमर अली ने कहा, क्या तुम लोगों को वो जगह मालूम है जहाँ डाकुओं ने सलमान चचा के बीवी बच्चों को कैद कर रखा है? शरीफ ने कहा, हाँ बिल्कुल, हम उस रास्ते से तकरीबन वाकिफ हो चुके हैं। कमर अली ने कहा, अगर डाकुओं से मुकाबला करने की हिम्मत है तो कश्ती हम बना सकते हैं, क्योंकि तौकीर भाई बढ़ई है और मैं लोहार हूँ। कश्ती या जहाज बनाने में बढ़ई और लोहार की ही जरूरत होती है और मैं खुद जहाज बनाने के कारखाने में कई साल तक काम कर चुका हूँ। बल्कि बचपन से ही मैं जहाज बनाने के कारखाने में काम करता रहा हूँ। मेरे वालिद वहाँ मुलाजिम थे और मैं उनके साथ ही जाया करता था। वालिद की मौत के बाद घर में ही लोहार का काम शुरू कर दिया। इस तरह कश्ती बनाने का मुझे पूरा तजुर्बा है। इस बात को सुनकर सब खुश हो गए। लकड़ियों की कमी नहीं थी।
जंगल में बेशुमार दरख्त थे। हाँ, कश्ती की निचली सतह को पानी से महफूज रखने के लिए लोहे के पतरे और कीलों की जरूरत थी, जो बगैर पैसों के हासिल नहीं हो सकते थे। लेकिन वो सब गरीब आदमी थे, पैसे उनके पास नहीं थे। अब सवाल ये था कि पैसे आए तो कहाँ से आए। सब मिलकर गौर करने लगे। तभी नईम ने कहा, जमींदार ने हमारे घर और सामान पर कब्जा कर लिया है। उस घर की खिड़की दरवाजों से हम अच्छी तरह वाकिफ है। रात के अंधेरे में हम वहां जाएंगे और कुछ सामान या पैसे चुरा कर ले आएंगे, क्योंकि वो इतने दिनों से हमारे मकान में नाजायज कब्जा जमा कर रह रहा है, इसलिए उससे किराया तो वसूल करना ही चाहिए। तौकीर और कमर अली को भी ये तजवीज़ पसंद आई। इस काम को अंजाम देने के लिए तौकीर, कमर अली और जावेद को चुना गया, क्योंकि जावेद सबसे छोटा था और आसानी से कूद फांद कर घर में दाखिल हो सकता था। इन तमाम तरकीबों पर अच्छी तरह गौर व फिक्र कर लेने के बाद शाम को कमर अली, तौकीर और जावेद इशरत आबाद की तरफ रवाना हुए। उन्होंने अपने साथ 3 काले कम्बल रख लिए थे और ताला खोलने के कुछ औजार भी उनके पास थे। तौकीर को रास्ते का बखूबी इल्म था। शहर में पहुंचते पहुंचते रात हो गई। जावेद को अपने घर का पता मालूम था। उसकी रहनुमाई में वीरान रास्तों से गुजरकर वो उस घर के करीब पहुंच गए जिस पर जमींदार काबिज हो चुका था। जब वो घर के करीब पहुंचे तो रात काफी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरे में ना कोई इंसान नजर आता था, ना जानवर। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। वो मकान के पीछे की झाड़ियों में जाकर छुप गए और ये अंदाजा करने लगे कि अंदर कोई जाग तो नहीं रहा है। घर के अंदर से खर्राटों की आवाजें आ रही थीं। बाकी चारों तरफ मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। कुछ देर तक वो इसी तरह खामोशी से बैठे रहे। जब उन्हें यकीन हो गया कि अंदर कोई जाग नहीं रहा है तो वो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ियों से निकलकर बाहर आए। सामने एक 4 फुट ऊंची दीवार थी जो पूरे मकान का अहाता किए हुए थी। उस दीवार के बाद तकरीबन 10 फुट खुली जगह थी। उसी खुली जगह से आगे दालान था और दालान से लगा हुआ मकान था। पहले कमर अली और तौकीर ने अंदर झांक कर देखा। दरवाजे के अंदर एक पहलवान जैसा आदमी चारपाई पर सोया हुआ था। उसकी चारपाई के पास ही एक लठ रखी हुई थी। चेहरे पर घनी दाढ़ी थी। वो गहरी नींद में सोया हुआ था। उसकी चारपाई के बिल्कुल सामने दरवाजा था जो अंदर से बंद था। मकान में जाने के लिए वही एक दरवाजा था। अंदर जाने के लिए चौकीदार को वहां से हटाना जरूरी था। तौकीर ने जावेद से कहा, हम तुझे दीवार पर चढ़ा देते हैं, तू आहिस्ता से अंदर कूद जाना। निहायत एहतियात से देखना कि चौकीदार गहरी नींद में है या नहीं। अगर गहरी नींद में होगा तो दरवाजे को देखना कि अंदर से बंद है या बाहर से। डरना नहीं, अगर कुछ हुआ तो हम यहाँ मदद के लिए मौजूद हैं। इतना कहकर उन्होंने जावेद को दीवार पर चढ़ा दिया और फिर जावेद आहिस्ता से अहाते के अंदर कूद गया। धीरे धीरे चलता हुआ वो चौकीदार के सरहाने पहुंचा। चौकीदार गहरी नींद में सोया हुआ था। जावेद ने दरवाजे को देखा, दरवाजा अंदर से बंद था। जावेद दरवाजे के पास आया और चौकीदार की चारपाई के पास आकर रुक गया और धीरे से उसके सर की 2 पल्ली टोपी उतार ली। चौकीदार ज्यों का त्यों सोया रहा। इधर कमर अली और तौकीर उसकी हरकत देख रहे थे। तौकीर ने जावेद को इशारे से बुलाना चाहा, लेकिन वो चौकीदार के पास ही खड़ा रहा। जब टोपी उतार लेने पर भी चौकीदार बेदार नहीं हुआ तो जावेद ने उसकी एक तरफ की मूंछ पकड़कर खींच ली। चौकीदार अपना एक हाथ मूंछ तक लाया, लेकिन आंखें फिर भी बंद ही रहीं, क्योंकि वो बहुत ही गहरी नींद में डूबा हुआ था। फिर ना जाने जावेद को क्या सूझी कि उसने एक जोरदार तमाचा चौकीदार के गाल पर मारा और जल्दी से चारपाई के नीचे घुस गया। तमाचे की मार से चौकीदार नींद से होशियार हो गया। उसे उठता देखकर तौकीर और कमर अली दीवार के पीछे छुप गए। चौकीदार ने आंखें खोलकर इधर उधर देखा। जब उसे कुछ नजर नहीं आया तो उसने कुछ पढ़कर अपने आप पर दम किया और फिर चारपाई पर सो गया। जब वो सो गया तो जावेद फिर चारपाई के नीचे से आहिस्ता से निकला और उसके पेट पर जोर से एक घूंसा मारा। चौकीदार तिल मिलाकर उठ बैठा। जावेद ने उसकी लाठी उठा ली और थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। चौकीदार ने अपने सामने एक छोटे से लड़के को खड़ा देखा तो उसे बड़ी हैरत हुई और गुस्सा भी बहुत आया कि मामूली से छोकरे ने उसकी तोंद पर घूंसा मार दिया। वो उठ खड़ा हुआ और जावेद से कहा, ए छोकरे, ला मेरी लाठी दे, तू अंदर कैसे आया? जावेद ने कहा, अबे गेंडे, तुझ में हिम्मत है तो आ मुझसे मुकाबला कर। मुझे छोकरा कहता है, देख तुझे कैसा मजा चखाता हूँ। ये सुनकर चौकीदार गुस्से से भड़क उठा और वो जावेद को पकड़ने के लिए दौड़ा। जैसे ही वो दौड़कर जरा नजदीक आया, जावेद ने लाठी उसके पैरों के पास फेंक दी
लाठी से उसका पैर उलझ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। तब तक जावेद ने अहाते का दरवाजा खोल दिया और दरवाजे के बीच आकर खड़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से चौकीदार उठा। उसे कई जगह खराशें आ गई थीं, पैर में भी चोट लग गई थी। जब वो उठकर खड़ा हो गया तो जावेद ने कहा, ए मोटे, अगर तुझमें हिम्मत है तो आ मुझसे मुकाबला कर। ठहर छोकरे, तुझे बताता हूँ। इतना कहकर चौकीदार जावेद के पीछे दौड़ा। जावेद अहाते के दरवाजे से निकलकर बाहर आया। जैसे ही वो बाहर आया, तौकीर और कमर अली ने उसके ऊपर कम्बल डाल दिया और निहायत तेजी से उसे जमीन पर गिराकर उसे अच्छी तरह बांध दिया। चौकीदार तड़पने लगा, अपने आप को आजाद करने की कोशिश करने लगा। जावेद ने उसका डंडा उठाया और कम्बल में बंधे हुए चौकीदार के सर पर एक जोरदार वार किया। दबी दबी सी चीख उसके मुंह से निकली और वो बेहोश हो गया। तीनों उसे खींचते हुए लाए और झाड़ियों में लाकर डाल दिया। तौकीर ने जावेद से कहा, क्यों, ये क्या हरकत की तूने? अगर चौकीदार तुझे पकड़ लेता तो? जावेद ने कहा, पकड़ लेता तो तुम लोग छुड़ाते, तुम किस लिए हो? इस चौकीदार ने जमींदार की तरफ से हमारे खिलाफ गवाही दी थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया था। अच्छा चलो अंदर चलें, लेकिन बहुत एहतियात से, तौकीर ने कहा और तीनों अहाते के दरवाजे से अंदर दाखिल हुए। मकान के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा अंदर से बंद था। इधर उधर देखने लगे कि शायद कोई और रास्ता अंदर दाखिल होने का मिल जाए। ये देखते देखते वो मकान के सामने के हिस्से में पहुंच गए। वहां दरवाजे पर एक चौकीदार सोया हुआ था। वो पंजों के बल चलते हुए उसकी चारपाई के पास पहुंच गए। दालान में एक रस्सी लटक रही थी। उस रस्सी को खोलकर निहायत एहतियात से पहले तो उसके हाथ पैर बांध दिए, फिर एक बड़े रुमाल से उसका मुंह भी अच्छी तरह से बांध दिया। जब मुंह बांधा जाने लगा तो चौकीदार उठ गया, लेकिन उसके हाथ पैर बंधे हुए थे, वो कुछ न कर सका। उसके सर पर एक डंडा मारकर उसे बेहोश कर दिया गया और उसकी चारपाई भी उठाकर झाड़ियों के पास लाकर रख दी गई। उसके बाद तीनों अंदर आए। दरवाजे अंदर से बंद थे। दरवाजे बहुत मजबूत थे और आसानी से खुलने वाले नहीं थे। खिड़कियां भी बंद थीं। दरवाजे के ऊपर एक रोशनदान था जिसका मुंह बहुत छोटा था। जावेद दुबला पतला था। ऐसी उम्मीद थी कि वो उसमें से गुजर जाएगा। तौकीर ने उसे समझाया, देख जावेद, इस रोशनदान से अंदर दाखिल होना, आहिस्ता से कूदकर दरवाजा खोल देना, ठीक है, समझ गया? और हाँ, कोई शरारत मत करना जैसी चौकीदार के साथ की थी। जी नहीं। फिर नीचे कमर अली बैठ गया। उसके कंधे पर तौकीर चढ़ गया और उसके कंधे पर जावेद चढ़ गया। अब वो रोशनदान तक पहुंच चुका था। उस रोशनदान से वो अंदर दाखिल हुआ और कमरे के अंदर पहुंच गया। हाथों से रोशनदान की दीवार पकड़कर निहायत आहिस्तगी से जमीन पर कूद गया। अंदर पहुंचकर जल्दी से दरवाजा खोल दिया और बाहर आ गया। तीनों निहायत एहतियात से अंदर दाखिल हुए। 2 कमरों को पार करके वो उस कमरे में पहुंचे जहां जमींदार सोया हुआ था। वहां मजबूत लकड़ियों की बनी हुई अलमारियां रखी हुई थी। तौकीर और कमर अली ने जावेद से कहा, जावेद, तुम ऐसा करो कि चौकीदारों के पास जाकर बैठ जाओ। अगर उनमें से कोई होश में आ जाए तो लाठी मारकर फिर उसे बेहोश कर देना। जावेद मकान से निकलकर उस जगह आया जहां दोनों चौकीदार बेहोश पड़े थे। जावेद ने झाड़ियों के पास पहुंचकर देखा कि वो चौकीदार जो झाड़ियों में पड़ा था होश में आ चुका था और जमीन पर रेंग कर आगे बढ़ रहा था। जावेद ने जल्दी से लाठी उठा ली और कहा, अबे मोटे की औलाद, चुपचाप पड़ा रहे। अगर होशियारी दिखाएगा तो इस लाठी का ऐसा हाथ मारूंगा कि पूरा भेजा नाक से बाहर आ जाएगा। जावेद की बात सुनकर वो अपनी जगह रुक गया। जावेद निहायत होशियारी से उनकी निगरानी करने लगा। जब जावेद बाहर चला गया तो तौकीर और कमर अली ने झांक कर इधर उधर देखा। जहां जमींदार सोया हुआ था उस कमरे से लगा बावर्ची खाना था। उन्होंने झांक कर बावर्ची खाने में देखा। बहुत से बर्तन और खाने पकाने की चीजें वहां रखी हुई थीं। तौकीर की नजर एक खाली हांडी पर जाकर रुक गई। वहीं पर सब्जियां और कुछ सफेद सफेद मूलियां भी रखी हुई दिखाई दी। तौकीर ने कमर अली को बावर्ची खाने में खड़ा कर दिया और उसके सर पर एक काली हांडी टोपी की तरह पहना दी। फिर उस हांडी में एक चमचे से 2 सुराख कर दिए और उसमें 2 सफेद मूलियां फंसा दी। फिर उस हांडी को कमर अली के सर पर पहना दिया। अब अंधेरे में कमर अली ऐसा लग रहा था जैसे उसके काले काले सर पर 2 सफेद सींग उगाए हैं। उसने कमर अली से कहा, हम कमरे के तमाम चिराग बुझा देंगे, सिर्फ एक चिराग जलता रहने देंगे। मध्यम रोशनी में तू बिल्कुल भूत के जैसा दिखाई देगा। वो तुझे देखकर खौफजदा हो जाएगा। फिर तू उससे रकम का मुतालबा करना। हो सकता है खौफजदा होकर वो तुझे रकम दे दे। अगर नहीं दी तो फिर दूसरा कोई तरीका इख्तियार करेंगे।
जमींदार की ख्वाबगाह में पहुंचकर पहले तो उन्होंने तमाम दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर दी। एक चिराग के अलावा तमाम चिराग बुझा दिए। कमर अली ने अपने जिस्म के तमाम कपड़े उतार दिए, सिर्फ एक लंगोट पहने रखी। तौकीर ने उसके काले काले जिस्म पर बावर्ची खाने से तेल लेकर मल दिया, चेहरे पर कुछ कालिक भी पोत दी, फिर उसे ख्वाबगाह में भेजकर दरवाजे को बंद करके वहीं छुपकर खड़ा हो गया। कमर अली जमींदार के पलंग के पास गया और तेजी से कंबल पकड़कर खींच लिया। जमींदार हड़बड़ाकर उठ बैठा, नींद से उसकी आंखें बोझल थी। अपने सामने एक काले कलूटे सींग वाले जानदार को देखकर वो हैरान हो गया। दरवाजे पर नजर डाली तो उसे तमाम दरवाजे बंद दिखाई दिए। कमर अली ने एक जोरदार कहकहा लगाया और कहा, ए बेईमान जमींदार, तूने यतीम बच्चों के घर पर कब्जा कर लिया है और आराम से सो रहा है। तेरा सुकून का जमाना खत्म हुआ। मैं जहन्नुम का फरिश्ता हूँ, तुझे जहन्नुम में पहुँचाने आया हूँ। कमर अली के मुंह से ये बातें सुनकर जमींदार खौफ से कांपने लगा। गिड़गिड़ाते हुए कहा, ए जहन्नुम के फरिश्ते, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। नहीं, मुझे हुक्म मिला है कि मैं तुझे अपने साथ लेकर आऊं। चल, अब तू चलने के लिए तैयार हो जा, तेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे एक मौका दो, मैं अपने गुनाहों से हमेशा के लिए तौबा कर लूंगा। मुझे अभी मत मारो, मुझे जिंदा रहने दो। अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तुझे अपने गुनाहों का कफ्फारा अदा करना होगा। हुजूर, मैं तैयार हूँ, आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा, मुझे हुक्म दीजिए। अच्छा उठ ए जमींदार, और इस अलमारी में जितनी दौलत है वो सब एक कपड़े में बांधकर मेरे हवाले कर दे। अगर तेरा ये नजराना पसंद आ गया तो तेरी जान बख्श दी जाएगी, वरना एक लम्हे में तू जहन्नुम में पहुंच जाएगा। चल उठ, जल्दी कर। जमींदार जल्दी से बिस्तर से उठा, सरहाने से चाबी निकाली और अलमारी खोलकर जितनी दौलत उसमें थी सब एक चादर में बांधकर कमर अली के हवाले कर दी। कमर अली ने पोटली उसके हाथ से लेकर कहा, ए जमींदार, अब तू दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो जा और 1000 तक गिनता रहे। 1000 तक पहुंचने से पहले अगर मुड़कर भी देखा तो जलाकर राख कर दूंगा। इतने अरसे में तेरा नजराना पहुंचाकर और तेरा हुक्म लेकर तेरे पास आता हूँ। जमींदार दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हो गया और गिनती शुरू कर दी। कमर अली पोटली लेकर बावर्ची खाने में पहुंचा। तौकीर ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहा था। जैसे ही वो आया, दोनों ने उस दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया। एहतियात से चलते हुए उस जगह पहुंचे जहां जावेद चौकीदारों की निगरानी कर रहा था। उसे उन्होंने साथ लिया और गांव की सिमत रवाना हो गए। रात बड़ी भयानक थी, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ था और ये तीनों रास्ता तलाश करते हुए गांव की सिमत बड़े चले जा रहे थे। सुबह सवेरे ये तीनों तौकीर के झोंपड़े में पहुंच गए। चारों भाई जाग चुके थे और इनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें खुशी खुशी आते देखा तो फरते मसरत से उनकी तरफ दौड़ पड़े, खुश होकर गले मिले और कामयाबी पर मुबारकबाद दी। फिर सबके सब झोपड़े में आकर बैठ गए। जावेद, तौकीर और कमर अली ने बताया कि उन्होंने किस तरह जमींदार के मकान से दौलत हासिल की। चौकीदार की दुर्गत और जमींदार की हालत के मुताल्लिक सुनकर वो खूब हंसे। चादर में बंधी हुई रकम को उन्होंने खोलकर देखा, उसमें सोने चांदी के बेशुमार सिक्के थे। इस तरह उनके पास अपनी तरकीब को अमली जामा पहनाने के लिए काफी दौलत आ गई थी। उन्होंने नाश्ता किया, रकम को हिफाजत से झोंपड़े में रख दिया और कुल्हाड़ियां लेकर जंगल में चले गए और ऊंचे ऊंचे सूखे हुए दरख्तों को उन्होंने काटना शुरू कर दिया। तौकीर, कमर अली और पांचों भाइयों ने मिलकर दिन भर में 30 दरख्त काट कर गिरा दिए। फिर उनकी शाखों को काट कर अलग कर दिया। दरख्तों के मोटे तनों को उसी हालत में छोड़कर वापस चले आए। शाम हो चुकी थी, मिलजुल कर खाना पकाया, खा पी कर सो गए। दूसरी सुबह कमर अली बाजार से जाकर बड़े बड़े आरे ले आया। फिर उन आरों की मदद से दरख्तों के तनों से मोटे मोटे तख्ते काट काट कर अलग करने लगे। अब उनका रोजाना का मामूल बन गया। सुबह उठकर जंगल में जाते और दरख्तों के तनों से बड़े बड़े तख्ते काटते। एक हफ्ते के मतवातुर मेहनत से तमाम दरख्तों के बहुत सारे चौड़े चौड़े तख्ते बनकर तैयार हो गए। उन तख्तों को वो समंदर के किनारे ले गए। वहाँ उन्होंने एक झोंपड़ा बनाया। कमर अली ने अपने तमाम लोहे के औजार वहाँ पहुँचा दिए। तौकीर भी अपने आरे और आरियां लेकर वहाँ पहुँच गया। जमींदार से हासिल किया हुआ पैसा उनके पास था। उससे उन्होंने जरूरत की तमाम चीजें खरीद ली और कश्ती बनाने का सिलसिला शुरू कर दिया। तौकीर और कमर अली ने मिलकर एक एक तख्ते को मजबूती से जोड़ना शुरू किया। पांचों भाई इस काम में उनकी मदद करते। इस तरह 15 दिनों की मुसलसल कोशिश से कश्ती बनकर तैयार हो गई। कश्ती की बैरूनी सतह पर लोहे की पतली चादर चढ़ा दी गई
ताकि लकड़ी खराब ना होने पाए या किसी सख्त चीज से टकराने पर भी कश्ती में सुराख ना होने पाए। जब कश्ती हर तरीके से सफर के लिए तैयार हो गई तो उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। कश्ती को चलाने के लिए कमर अली ने मजबूत चप्पू तैयार कर लिए। कश्ती काफी बड़ी थी और उसमें सामान वगैरह रखने के लिए बीच में एक संदूक जैसा हिस्सा बनाया गया था। जब कश्ती तैयार हो गई तो सब सर जोड़कर बैठे कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। जावेद ने अपनी आदत के मुताबिक सबसे पहले अपना मशवरा पेश किया। हमें फौरन जजीरे पर जाकर डाकुओं को गिरफ्तार कर लेना चाहिए और सलमान चचा के बीवी बच्चों को आजाद कराना चाहिए। वो तो ठीक है मेरे नन्हे भाई, तौकीर ने कहा, लेकिन डाकू इतने कमजोर तो है नहीं कि हम गए और जाकर उन्हें पकड़ लिया। इस काम में बड़ा खतरा है। खलील ने कहा, हमें रात के वक्त जजीरे में पहुंचकर उन सबको खत्म कर देना चाहिए। कमर अली ने कहा, नहीं, सबको एकदम कैसे खत्म किया जाएगा? वो ताकत में और उम्र में हम सबसे बड़े हैं, उनके पास तलवारें और भाले भी होंगे। शरीफ ने सोचा वो क्यों खामोश रहे, उसे भी कुछ कहना चाहिए, तो उसने सबको मुखातिब करके कहा, अजीज बिरादरान, मेरी राय यह है कि हम सब मिलकर डाकुओं को चारों तरफ से घेर लें और उन्हें पकड़ लें। तौकीर ने कहा, डाकुओं को घेरना आसान नहीं है। अगर सबके सब हम पर टूट पड़े तो हमारा क्या अंजाम होगा? हम उनसे मुकाबला करेंगे। शरीफ ने कहा, कब तक मुकाबला करेंगे और कैसे मुकाबला करेंगे? वो तादाद में हमसे ज्यादा हैं और हमसे ज्यादा ताकतवर है। सब लोग फिर सोच में डूब गए। थोड़ी देर बाद कलाम ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि जजीरे पर पहुंचने के बाद हम पांचों भाई किसी मकाम पर छुपकर बैठ जाएं। तुम और कमर अली डाकुओं से जाकर मिलोगे, क्योंकि वो तुम्हें पहचानते नहीं है। तुम लोग उन्हें किसी बहाने से एक तरफ ले जाना और तब तक हम लोग सलमान चचा के बीवी बच्चों को लेकर फरार हो जाएंगे। नईम ने कहा, ये तो ठीक है भाईजान, लेकिन डाकू इन दोनों का क्या हश्र करेंगे? जब उन्हें मालूम होगा कि उनकी कैद से कैदी भाग गए हैं तो डाकू इन्हें भी खत्म कर देंगे। कलाम ने कहा, हाँ, इस तरफ तो मेरा ख्याल ही नहीं गया। नईम ने कहा, रात में हम सब जाकर जजीरे पर छुपकर बैठ जाएंगे। सुबह में जब डाकू पेशाब पाखाने के लिए झाड़ियों में जाएंगे तो हम सब मिलकर एक एक करके सबको पकड़ लेंगे। तौकीर ने कहा, लेकिन उनमें से कोई छूट गया या किसी ने चिल्लाकर दूसरों को बुला लिया तो क्या होगा? नईम ने फिर कहा, हम एक बड़ा सा गड्ढा तैयार करेंगे और तुम दोनों उनको किसी बहाने से वहां ले आना और फिर सब मिलकर उन्हें गिरा देंगे और ऊपर से मिट्टी डाल देंगे और इस तरह उन्हें खत्म कर देंगे। कमर अली ने कहा, हाँ, ये तरकीब बहुत उम्दा है। कलाम ने कहा, लेकिन गड्ढा खोदते वक्त अगर किसी डाकू ने हमें देख लिया तो हम उन्हें खत्म नहीं कर पाएंगे, तब हमारा क्या हशर होगा? तौकीर ने कहा, अच्छा, अब अपना अपना मुंह बंद रखो और कान खोलकर मेरी बात सुनो। हम सब रात में जजीरे पर पहुंचेंगे और तुम सब भाइयों को किसी जगह छुपा देंगे, क्योंकि वो तुम्हें पहचानते हैं। फिर मैं और कमर अली कश्ती में बैठकर जजीरे के उस हिस्से पर जाएंगे जहां उनका जहाज खड़ा रहता है। डाकू हमें देखकर फौरन पकड़ लेंगे। हम उन्हें बताएंगे कि हमें एक ऐसा नक्शा मिला है जिससे मालूम होता है कि इस जजीरे पर एक बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। हम वही खजाना तलाश करने आए हैं। खजाने के लालच में सब मिलकर गड्ढा खोदेंगे और जब गड्ढा गहरा हो जाएगा तो हम दोनों किसी बहाने से बाहर निकल आएंगे और डाकुओं को घेर लेंगे। जो होशियारी दिखाएगा उसको खत्म कर देंगे और बाकी को पकड़ लेंगे। कलाम ने कहा, लेकिन उन्हें यकीन कैसे आएगा कि जजीरे पर खजाना है? तौकीर ने कहा, हम एक नक्शा बना लेंगे और कोई भी झूठी कहानी उन्हें सुना देंगे। गड्ढा खोदते वक्त बीच बीच में कुछ सोने के सिक्के भी गिराते या छुपाते जाएंगे जो हमें जमींदार से हासिल हुए हैं। इस तरह उन्हें यकीन हो जाएगा कि जरूर खजाना छुपा हुआ है। नईम ने कहा, ये तरकीब बहुत उम्दा है, हमें जल्दी करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो सलमान चचा के बीवी बच्चों को मार डाले। इस बहस के बाद उन्होंने सफर की तैयारी शुरू कर दी। फावड़े, सब्बल, घुमेला, तलवार, भाले, स्याही, सोने चांदी के सिक्के, तीर कमान, रस्सियां, बाल्टी, घिर्री और खाने की बहुत सी चीजें उन्होंने कश्ती पर लाद ली। जावेद को सलमा बाजी के पास छोड़ दिया गया ताकि वो घर की देखभाल कर सके। अकेले में उन्हें कोई तकलीफ ना हो। जब जावेद को इस मुहिम में शरीक होने से रोक दिया गया तो वो उदास हो गया। वो भी इस मुहिम में शरीक होना चाहता था, लेकिन कलाम ने उसे समझाते हुए कहा, देख भाई, एक तो तू अभी बहुत छोटा है, दूसरे ये मुहिम बहुत खतरनाक है और हमारा मुकाबला बेहद खतरनाक लोगों से है। अगर हमें कुछ हो गया, हम वापस ना आए तो तू ही हमारे लिए कुछ कर सकता है और फिर सलमा बाजी को भी अकेला छोड़कर नहीं जा सकते।
جب یہ لوگ ہمارے لیے اتنا کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ان کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی چاہیے۔ اور پھر تو بیماری کے زمانے میں ان کے پاس ان کے ساتھ رہ چکا ہے۔ سلمہ باجی کو تجھ سے بہت محبت ہے، اس لیے تیرا ان کے ساتھ رہنا بہت ضروری ہے۔ کلام کے سمجھانے سے بات اس کے سمجھ میں آ گئی اور وہ وہاں رہنے کے لیے تیار ہو گیا، اور یہ 6 افراد اپنی تیار کی ہوئی کشتی میں بیٹھ کر جزیرے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے دلوں میں بلند حوصلے تھے، اس لیے وہ اپنی تمام قوتوں کے ساتھ چپو چلاتے ہوئے کشتی کو نہایت تیزی سے آگے بڑھاتے جزیرے کی سمت بڑھتے جا رہے تھے۔ تیسرے دن شام کو جزیرہ انہیں نظر آنے لگا۔ کلام نے کشتی کو پہاڑ کی پشت پر لے چلنے کو کہا۔ پیارے دوستو، آگے کی کہانی انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پیش کی جائے گی، اور یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ شکریہ۔